नमस्कार, जय हिंद। अभी तक हमने ये सेक्शन 23 पढ़ा था। अगली बार अब आज 24 करते हैं। देखिए, यहाँ जो एक्सेप्शंस जो लॉ के अंदर दी गई हैं, सेक्शन 23 में बताया गया था कि कोई व्यक्ति को अगर नशीला पदार्थ उसकी मर्जी के खिलाफ दे दिया जाए। यहाँ आप समझ लेना, जब आदमी कोई अपनी आप शराब पीता है, तो वो जो भी अपराध करता है, तब ये माना जाएगा कि उसको इसकी इंटेंशन भी थी और नॉलेज भी थी। जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए, ये बात पता ना लग जाए कि उसे जो नशा दिया गया था उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था। यही सेक्शन 24 कहना चाहता है। सेक्शन 24 यही कहना चाहता है कि अगर जो शराब या नशा इंटॉक्सिकेशन किया आपने, यदि आपको अपराध करते हो, तो यदि आपने अपनी मर्जी से किया है तो अपराध है। अगर आपने को किसी ने गलती से धोखे से दिया है, तब आपको ये माना जाएगा कि आपकी उसमें इंटेंशन और नॉलेज कुछ भी नहीं थी। तो ये सेक्शन 24 कहता है। अब सेक्शन 25 पे बताते हैं, ये भी सब डिफेंस है सारी की सारी। जब कार्य सहमति से किया जाता है, जब कोई आदमी इस बात की सहमति देता है लेकिन वो बच्चा ना हो, नाबालिग ना हो, जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभावना का ज्ञान। इसको जरा अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा इजी हो जाता है समझना। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय ए कंसेंट। जब हम किसी बात की कंसेंट देते हैं और जिसमें यह आशा नहीं होती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन घटना घटित हो जाती है, लेकिन हमारी उम्र 18 से ज्यादा है कंसेंट देने वाले की, तब भी वो चीज श्रेणी में नहीं आती। मान लो सपोज करो हम क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब हमारी सहमति है मैदान में क्रिकेट खेलने की, लेकिन एक बॉलर बहुत तेज बॉल देता है, वो आके सिर पर लग जाती है खिलाड़ी के। ये क्वेश्चन नहीं है कि उसने हेलमेट लगा रखा है नहीं लगा रखा है, ये तो उसके ऊपर है, लेकिन उसकी खेलने की सहमति है। तो मैदान में उसकी सहमति है और उसके वो चोट लग जाती है, तो ऐसे में ये नहीं माना जाएगा कि ये जो खिलाड़ी ने चोट मारी है वो जानबूझ के मारी है। सपोज करो, कई बार आपने देखा होगा शहरों में, पुरानी शहरों में गेम होते थे, गेम होते थे, तो उसमें एक पटाबाजी जिसको बोलते हैं, दो लठियां ले लेते हैं लोग, आपस में उससे लड़ते हैं। तो ऐसे खेल में जब वो कहता मैं पटाबाजी खेलूंगा और अपनी सहमति देता है, तो ऐसे में वो चोट भी लग जाती है, कई बार सिर पर भी लग जाती है, फैटल भी हो जाती है। तो इनमें अगर कोई चोट लग जाती है, जब आप गेम खेल रहे हैं और आपने उसके लिए सहमति दी है और आप मेजर हैं, नाबालिग नहीं है, तब ये माना जाएगा कि आपकी जो सहमति से है, तो इसमें आपको पता था कि चोट लग सकती है, तो ऐसे में उसको भी हमारे यहाँ अपराध नहीं माना जाता। तो ये भी एक आदमी की एक अच्छी डिफेंस हो सकती है। और इसमें 18 साल का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सेक्शन 25, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt or which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason and of any harms which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years. देखिए यहाँ वर्ड है 18 years, इसे माइंड में रखें कि कॉन्सेंट देने की जो हमारे यहाँ इंडियन में एज है वो 18 ईयर। हु हैज गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द कंसेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में जहां राइटिंग में लिख लें या वो कर दें, और इम्प्लाइड में वह है जहां जहां आप एक की सहमति आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि आप सहमत हैं। इम्प्लाइड वो होती है टू सफर दैट हार्म और बाई रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी known by the doer to likely to cause to such person who has consented to take the risk of that harm। देखिए इसका एक और उदाहरण देते हैं। तो पिक्चरों में आपने देखा होगा कुछ लोग स्टंट के सीन करते हैं और स्टंट के सीन में उनके चोटें भी लगती हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसी एक परफॉर्मा पहले साइन कर लेते हैं वो,
कि भाई हम इसके लिए सॉरी कि भाई हम इसके लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। तो इस तरीके की अगर कंसेंट कोई, ये आदमी नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग है अगर देता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं जाता। तो इसे ये इसको कहते हैं सेक्शन 25। अब हम करते हैं सेक्शन 26 का जिक्र। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य करता है, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है, तो उसे भी जो है अपराध की श्रेणी में नहीं रखते। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 26। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर ए पर्सन बेनिफिट। तो यहाँ वर्ड कंसेंट भी लिखा है, इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग जब किसी आदमी का ऑपरेशन करते हैं तो उससे कंसेंट लेते हैं। भले ही उनका वर्क गुड वर्क है, लेकिन वो जानते हैं कि हर ऑपरेशन में डेथ का खतरा है, तो इसलिए वो कंसेंट लेते हैं। और कंसेंट आप देते हैं या आप देते हैं, आपका परिवार देता है, कोई ना कोई कंसेंट देता है। तो ऐसे में जब आप कंसेंट देते हैं और जब आप कंसेंट देते हैं तो वो कंसेंट वैल्यू रखती है, और जब आप कंसेंट में और वो आपके गुड फेथ में काम करता है तो ये कहा जाता है कि ये नो ऑफेंस। तो एक बार सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन 26, द एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ भी होना चाहिए, फॉर पर्सन बेनिफिट। Nothing which is not intending to cause death is an offense by reason of any harms which it caused or intended by the doer to cause, or to known by the the doer to be likely to cause to any person in whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied। यहाँ भी express और implied और गुड फेथ को आप समझ लें। गुड फेथ का होता है जब हम किसी के साथ भले के लिए कार्य करते हैं और भले की जगह नुकसान हो जाता है। तो जो भले से कार्य करता है तो उसकी इंटेंशन मैलाफाइड ही नहीं होती, इसलिए उसके कार्य को हम ये नहीं कह सकते उसका काम गलत था या उसने जानबूझकर ऐसा किया था। अपराध के लिए एक इंटेंशन का होना जरूरी होता, एक विलफुल कॉन्डक्ट का होना जरूरी होता, या किसी नेग्लिजेंस का होना जरूरी होता। यहाँ यदि हम इससे कंसेंट दिया और हमने सही काम किया, इसमें भी नेग्लिजेंस है तो अपराधी हो जाएंगे, लेकिन हमने सही काम किया है तो हम अपराधी नहीं होंगे। जैसे कोई आदमी किसी आदमी से ऑपरेशन कराता है डॉक्टर से, और जिसको ऑपरेशन करा रहा है उसे भी पता है कि यार दर्द तो होता ही इसमें और मौत भी हो सकती है ऐसे में, और वो डॉक्टर अगर बिल्कुल सही काम करता है, उसकी गलती से कुछ भी नहीं होता, वो मर जाता है व्यक्ति, तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये डॉक्टर की गलती है, बल्कि ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन यदि डॉक्टर साहब की गलती से कोई काम हुआ है, मान लो सपोज करो किसी ने अपनी सीधी किडनी का ऑपरेशन कराया, सीधी किडनी निकालनी थी और डॉक्टर साहब निकाल दे उल्टी वाली, तो यहाँ ये सेक्शन 26 लागू नहीं होता। ये सेक्शन उसमें लगता है जहां आपने बिल्कुल विलफुल कार्य किया। 26 को निकाल, जौन सी किडनी निकालनी थी वो ही निकाली है, लेकिन उसके बाद भी घटना हो गई तो बात है, लेकिन निकलवाई सीधी और निकाल दी उल्टी किडनी, मतलब जो सही थी निकाल दी, तो ये फिर उसकी श्रेणी में नहीं आता। उसका डॉक्टर साहब को इसका बेनिफिट नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ गुड फेथ में है और डॉक्टर साहब बिल्कुल अपनी स्किल से और समझदारी से काम कर रहे हैं, वहां ये सेक्शन 26 एप्लीकेबल होता है और डॉक्टर साहब को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट एक्स्ट्रा है, जब कभी कभी गार्जियन अपने बच्चे के लिए सहमति देते हैं तब वो भी अपराध नहीं है। एक बाप को ये लगता है कि यार बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और नहीं तो ये मर जाएगा, और वो बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे की उम्र 16 साल से कम की है, 12 साल से कम की है, या बच्चा विकृत चित्त है, दिमाग से मूर्ख है, मतलब कम बुद्धि है, तब ऐसी सद्भावना से दी गई अनुमति में भी अपराध नहीं बनता। The act done in good faith for the benefit of child or a person of unsound mind or by the consent of a guardian। तो यहां भी हम इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर मान लो किसी आदमी के
बच्चे के किडनी में पथरी है और वो पथरी का ऑपरेशन कराता है, बच्चा है वो। लेकिन डॉक्टर कोशिश करता है रोग मुक्त करने के लिए उसको, कि भाई इसका दर्द तू बाँट ले और उसे सही कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और वो बच्चा मर जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम डॉक्टर को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस परिस्थिति में हम डॉक्टर साहब को इस अपराध के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भी डॉक्टर साहब को फ्री माना जाएगा, उनकी तरफ से ये कोई अपराध नहीं है। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन। कंसेंट से मतलब यहाँ उस कंसेंट से नहीं है जो कि डर या धमकी या भय से दी हो। कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो यहाँ सहमति का मतलब बिना भय और बिना डराव और बिना दबाव के है। कंसेंट का जो वर्ड है, अगर उसमें दबाव डाला गया है, प्रेशर डाला गया है, तो वो कंसेंट नहीं है। इसको पढ़ देते हैं। ए कंसेंट is not a consent as is intended by any section of the Sanhita. If the consent is given by a person under the fear of injury or under misconception of fact, or if the person doing the act knowing or having reasons to believe that the consent was given in consequence of the such fear or misconception. तो यहाँ मिसकंसेप्शन वर्ड यूज किया गया है और फियर। तो इस प्रकार की जो कंसेंशन है, भय या भ्रम में दी गई कंसेंशन जो है, उसकी वैल्यू नहीं है। या अनसाउंड मैन, पागल आदमी है, अनसाउंड माइंडनेस ऑफ माइंड है, या शराब के नशे में है, बहुत ज्यादा नशे में है, वो कंसेंट वैल्यू नहीं रखती है। या 12 साल से कम का बच्चा है, उसकी कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखती है। सेक्शन 29 यहां आपको एक और बात आता है। अगर जो चीज अपने आप में ही अपराध है, जो चीज लॉ ने अपराध घोषित कर रखी है, उसको उसका उसको ऐसे कार्य का अपवर्जन को कारित हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जहां कोई चीज अपने आप में अपराध है, उसमें इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। ये देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉस्ट। द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25, 26, 27 डू नॉट एग्जिस्ट टू एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली। तो क्या है, कोई चीजें अपने आप ही अपराध होती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or whose belief the consent is given. Causing miscarriage is an offense independently of any harm which it may cause or to be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by the reason of such harms. And the consent of woman or her guardians to be causing such miscarriage does not justify the act. Unless caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman. देखिए, गर्भपात अपने आप में अपराध है, सब जानते हैं ये अपराध ही रहेगा। लेकिन यहां यदि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो यदि उसको कराया जाता तो अपराध नहीं है। तो इसलिए कहना मीने की है, जो चीज अपराध है वो अपराध ही है, भले वो किसी भी परिस्थिति हो। लेकिन जब तक ऐसा गुड फेथ ना हो, तब तक वो हम इसको नहीं मानेंगे, उसको मानते हैं कि अपराध है। तो यहां कहने का मतलब जो चीज इंडिपेंडेंटली अपराध है ना, वो इस एक्सेप्शंस में आके ये नहीं है कि वो अपराध नहीं है, अपराध तो रहेगी वो, लेकिन क्या परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है, वो देखना है। जैसे मान लो कोई अपनी पत्नी का गर्भ उसकी सहमति से भी गिरवा देता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, बिना स्वास्थ्य के खतरे के गर्भपात कराता, तो ये ऑफेंस है। किसी आदमी को लगता है कि भाई यार मेरी वाइफ के लड़का नहीं होने का, इस बार लड़की होगी, वो 2 नंबर के काम से कैसे ना कैसे वो टेस्ट करा लेता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, और वो उसको गिराता है। तो ये गर्भपात कराना अपने आप में अपराध है। क्या है? अपने आप में अपराध है। तो वो सेक्शन 29 का बेनिफिट नहीं लेता। हाँ, उसकी गर्भवाली में बच्चा मर गया अंदर, या बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है,
बच्ची को, औरत को बचाना जरूरी है। इन परिस्थितियों में सेक्शन 29 कारगर है, अदरवाइज नहीं है। जो चीज अपराध है वो अपराध ही रहेगी। सेक्शन 29 का बेनिफिट लेने के लिए आपको जो इसके अंदर बीच में दिया गया है, जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित न किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि कंसेंट नहीं ली जा सकती, कंसेंट नहीं ली जाती। एक आदमी लावारिस हॉस्पिटल में आ जाता है, ना तो उसका कोई कंसेंट देने वाला है, और डॉक्टर साहब को लगता है कि यार इसको बचाना जरूरी है, तो ऐसे में कंसेंट नहीं ली जा सकती। अगर कंसेंट का वेट किया जाए तो वो मर जाएगा। ऐसे में भी जब कोई काम सद्भावना पूर्वक किया जाता है, गुड फेथ में किया जाता है, तो वो भी इसी श्रेणी में आता है और अपवाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि किसी की इंटेंशन नहीं है। ये क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, nothing is an offense by persons by reason of any harm which it may cause to a person for whose consent, whose benefit it is done in good faith, even without the person consent. If the circumstances are such, the यहाँ word use है, the circumstances are such that is impossible for the person to signifying consent, or if that person is incapable of giving consent, or had no guardian or other persons in lawful charge of him for whom it is possible to obtain consent in time or for things to be done with benefit. जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी में, जहां ये मौका ही नहीं है कंसेंट का, तो ऐसे में भी ये इररिलेवेंट हो जाता है। ऐसे में भी क्या, ये इररिलेवेंट हो जाता है। वहां भी ऐसी कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वहां भी ये नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कंसेंट कई बार नहीं मिल पाती है। उदाहरण है, एक आदमी एक घोड़े से गिर गया और बेहोश हो गया। एक डॉक्टर साहब वहां गुजर रहे हैं और वो देख रहे हैं, और वहां उसके बारे में कहने वाला कोई नहीं है, और उन्हें मजबूरन जो है उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। और डॉक्टर साहब, हाँ यहाँ ये जरूरी है कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे होने चाहिए और उनके पास वो डिग्री होनी चाहिए जिससे ऑपरेशन कर सके। ये नहीं कि लेमैन उस आदमी के सिर में इंजेक्शन सुआ को छेड़ दें। तो यदि डॉक्टर साहब इस तरीके की कार्रवाई करते हैं उसे बचाने के उद्देश्य से, तो ये अपराध नहीं है इस सेक्शन के अंदर। एक और उदाहरण इसका देते हैं अब आपको। एक शेर है, उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया, एक आदमी है उसे देख रहा है, अब वो सोचता है बच्चे को गोली बचा लूं, और वो पक्का निशानेबाज है, लेकिन वो गोली चलाता है, वो गोली शेर के न लग के बच्चे के लग जाती है, बच्ची। तो यहां भी एक गुड डिफेंस है। देखिए बच्चा तो वैसे भी मरना था अगर शेर ले जाता। यहां उसकी गुड डिफेंस है कि भाई मैंने इसको जो है मारने के उद्देश्य से नहीं करा है, बल्कि बचाने के उद्देश्य से किया है। तो ये इस तरीके की एविडेंस भी, ये तरीके की अगर एविडेंस हमारे पास है तो ये भी अच्छी गुड डिफेंस है। एक घर में आग लग जाती है, एक आदमी ऊपर पहुंच जाता है घर के ऊपर कैसे ना कैसे, और वो क्या करता है कि नीचे लोग कंबल फैला देते हैं, तो उस एक बच्चे को पकड़ता है, और नीचे से लाए तो आग फैली हुई है, और ऊपर से फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो बच्चे को फेंकता है, बच्चा उस कंबल पर न गिर के साइड में गिर जाता है जमीन में। वहां उसकी इंटेंशन उस बच्चे को बचाने की है। तो ऐसे में यदि गलती होती है तो इसको हम मर्डर नहीं कह सकते, कि मारने की इंटेंशन नहीं है, बल्कि ये जो है सेक्शन 30 के हमें एक डिफेंस प्राप्त करती है। देखिए सेक्शन 31 है,
कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है, मान लो कोई आदमी बीमार है और वो उसे ये बताया था कि तेरी बीमारी का कारण ये है और तेरी मौत निश्चित है, और ऐसे में उसे शॉक लगता है और वो मर जाता है। तो ऐसी दी गई कंसेंट, ऐसी सूचना में भी अपराध नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जहां तक मैं मानता हूँ, आपने देखा भी होगा बहुत से डॉक्टर्स क्या होता है, जब इस तरीके की सूचनाएं देनी होती है तो वो उसे डायरेक्ट नहीं देते पेशेंट को, वो उसके रिश्तेदार को या किसी को बुला के जिसका हार्ट मजबूत हो उसे बताते। तो मैं यही सोचता हूँ कि किसी भी डॉक्टर्स को ये इस तरीके की सूचनाएं अगर लगता है किसी आदमी को, नहीं देनी चाहिए। बहुत से आदमी हाथ देखते हैं, हाथ देखना होगा, आपने देखो पामिस्ट्री करते हैं, वो कहते हैं किसी आदमी को उसकी सच्चाई बता देते हैं, पामिस्ट्री देख के। वो तो सच्चाई है या नहीं है ये मैं नहीं कहता, तो मैंने किसी से सुना था, जैसे बता रहा हूँ कि ये चीजें कभी भी किसी को निगेटिव बात मत बताओ। आदमी को चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग बताए, पॉजिटिव। अगर किसी को नुकसान होने वाला है, अगर वो ऐसा नुकसान है जो अवॉइड किया जा सकता है तो ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी शराब पीता है, उसका लीवर खराब हो गया, तब आप उसको ये शराब छोड़ दो, अच्छा है, शराब नहीं छोड़ोगे तो बहुत बात है। लेकिन आपको पता है कि उसका लीवर बिल्कुल ही खराब है, उसके ऊपर तेरा लीवर तो खराब है, तू मरेगा मारेगा, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही ये एक्ट प्रिविलेज दे रहा है, ये सेक्शन प्रिविलेज दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी राइटफुल कर इंफॉर्मेशन कई बार फैटल हो जाती है। तो इस तरीके की सूचनाएं देना, जैसे कई बार पुलिस ऑफिसर सूचना देते हैं कि भाई साहब आप आ जाओ जल्दी से, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें उसके बाप को सूचना मिलती है और वो एकदम बेहोश होकर गिर जाता है, मर जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम किसी को सूचना दें तो इस मैनर से दें ताकि उसे ये एहसास ना होगा कि ये घटना इतनी सडन हो चुकी है, क्योंकि आदमी को माइंड प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। उसे माइंड प्रिपेयर करने दे। अगर मान लो कहना भी है भाई साहब आपको बच्चे की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ जरा सा, जो वो आके देखे तो बात अलग है, लेकिन आप जब दोगे तो जो बीच का रास्ता है उसी में वो पागल हो जाएगा। तो किसी को सूचना देते वक्त वैसे देखो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सूचना दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये इस तरीके की सूचना अगर सद्भावनापूर्वक दी जाती है तो ये ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 32 क्या कहता है, ये सेक्शन 31 को एक बार पढ़ देता हूँ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ is an offense by reason of any harms to the persons to whom it is made. It is made for the benefit of that person. Interest of a public person is involved in this case. तब ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, सेक्शन 32 आता है, इसमें सेक्शन 32 यहां को छोड़कर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला वाला, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी एक प्रकार की आपको डिफेंस देता है। ये भी आपको लॉ, इसमें अपराधों को सारा अपराध बताए जा रहे हैं सारे सेक्शंस में, लेकिन ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपराध कब नहीं बनता, कब वो भारतीय दंड न्याय संहिता के पैरामीटर्स में नहीं आता, तो इसको बताते हैं। यहां ये सेक्शन 32 क्या कहता है, एक्ट ऑफ विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट। जब किसी आदमी को धमकी वगैरह दी गई है, धमकी वगैरह दी गई है और धमकी के अंडर में आकर वो काम कर रहा है, लेकिन वो कार्य हत्या व मृत्यु के दंडों से दंडनीय नहीं है। यदि किसी आदमी को धमकी दी गई है, लेकिन वो धमकी में किसी की हत्या और मृत्यु दंडों से दंडनीय अपराध नहीं है, और वो अपराध कर देता है, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वो अपराध हत्या का अपराध नहीं होना चाहिए, या ऐसे दंड से नहीं होना चाहिए जिसके लिए मृत्यु मिलती है। अर्थात कोई छोटा मोटा अपराध हो उसके लिए है। पढ़ लें, जरा सा पढ़ लें। एक्सेप्ट मर्डर, तो जो वर्ड है सेक्शन 32, एक्ट ऑफ विच पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस हो। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death of that person will be otherwise be the consequence, provided that the persons doing the act did not
of his own accord or form a reasonable apprehension of harms to himself, short or of instant death, place himself in the situation by which he become subject to such consent. इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम ये नहीं कि अपने आप ही उसमें इच्छा से शामिल हो जाएं और बाद में ये तरीका अपनावें और हमें तत्काल मृत्यु का भय भी नहीं है और ऐसी युक्ति की तो आशंका भी नहीं है कि हमारी मौत हो जाए, मार देगा कोई हमें, और फिर भी हम उसे उस कंसेंट को उस थ्रेड को बहुत बड़ा मान के हम ज्वाइन कर लेते, तो नहीं, उसके लिए नहीं है। उदाहरण दिए इसमें कुछ ऐसी, किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि तुझे पीटा जाएगा और वो छोटी सी पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है और उसमें शामिल होकर डकैतों में शामिल हो जाता है। तो ये छोटा सा पीटे जाना जो है अपने आप में इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, जबकि थ्रेट बहुत खतरनाक ना हो और जो ये पक्का विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी थ्रेट ना देकर एक खतरनाक थ्रेट दी गई है। तो इस तरीके से अगर डाकुओं की टोली में छोटी सी किसी ने धमकी दी और आप शामिल हो गए, तो ये उस पैरामीटर्स पर ये खरी नहीं उतरती है। तो ऐसी जगह ये जो सेक्शन 32 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहां जरा सा दूसरा उदाहरण देखें। कुछ डाकू एक आदमी के लोहार को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं कि चल बे चल, तुझे वो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, नहीं तुझे तुझे जान से मार देंगे। और वो लोहार बेचारा डर के मारे वो दरवाजा तोड़ देता है, डाकू उस घर में जाते हैं, डकैती डालते हैं। तो यहाँ ये एग्जेम्प्टेड है, यहाँ छूट का काबिल है, क्योंकि इसमें स्टैंड डेथ और फियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा एक्सेप्शंस का था, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि कौन कौन सी डिफेंस आप कोर्ट में ले सकते हैं, कौन कौन से अपराध नहीं हो, अपराध की श्रेणी में नहीं आते कार्य, अगर कोई कार्य गुड फेथ में किया जाता है। अगला टॉपिक हम जो सेक्शन 30 आएगा, टॉपिक नंबर 30 आएगा, वो जो है अब आपको जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड हो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कोशिश